हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं कुछ बेहतरीन हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस और उनके कुछ अनसुने, अनकहे और अनदेखे फैक्ट्स और थियोरीज ख़ास आपके लिए। उन्हीं बेहतरीन मूवीज़ में से आज हम पेश कर रहे हैं मुंबई 125 किलोमीटर। कहते हैं मुंबई शहर हादसों का शहर है, जहाँ हर दिन एक नया हादसा होता था, और उन्हीं हादसों में से यह एक हादसा है जो इस फिल्म में बताया गया है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो न्यू ईयर की पार्टी मनाने निकल पड़ते हैं मुंबई की तरफ, और उनके साथ एक खौफनाक हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मूवी में जगह जगह आपके मन में बहुत से सवाल जन्म लेंगे, जिसे हम इस मूवी के अंत में लॉजिक और थ्योरीज से आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें विवेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो किसी जंगल में रास्ता भटक गया है, और तभी एक भयावह आवाज़ से वो डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन एक एंटिटी आकर उस पर हमला कर देती है, और तभी हॉस्पिटल में आशिका नाम की लड़की को होश आता है जो विवेक को बचाने की गुहार लगाती है। मतलब ये सिर्फ आशिका का एक सपना था, लेकिन उसके हालात को देख ये साफ पता चल रहा था कि किसी घटना से उसके अंदर एक खौफ बैठ गया है। फिर मूवी एक हफ्ते पीछे से शुरू होती है, जहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ था, और हम 5 दोस्तों को देख पाते हैं, जैक्स, विवेक, प्रेम, दिया और आशिका, जो एक क्लब में न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं। और हमें कुछ बातों का भी पता चलता है। प्रेम एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड और पॉसेसिव टाइप का बंदा है। आशिका पहले प्रेम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन प्रेम उसके लिए ओवर पॉसेसिव था और उसे अपनी जागीर समझता था, जिस कारण आशिका ने उससे ब्रेकअप कर लिया। विवेक एक शांत, समझदार और साफ दिल वाला इंसान है, जिसकी मासूमियत और सादगी को देख आशिका उससे इम्प्रेस हुई और विवेक की गर्लफ्रेंड बन गई। जो बात प्रेम को खटकने लगी, लेकिन वे लोग दोस्त थे, जिस कारण प्रेम कुछ ना कर सका, लेकिन उनके बीच एक हल्का सा तनाव ज़रूर था। फिर है जैक्स, जो थोड़ा डरपोक टाइप का बंदा है, जो मन ही मन दिया से प्यार करता है, लेकिन दिया एक कूल और जिंचाक टाइप की लड़की होती है, जिस कारण जैक्स उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। खैर, तो यह थी उन 5 दोस्तों के बारे में जिनका रिश्ता थोड़ी खट्टी मीठी थी, लेकिन फिर भी वे सभी एक दूसरे के कॉलेज फ्रेंड्स थे, जिस कारण इतने मतभेद के बावजूद सभी एक दूसरे के साथ थे। तो पार्टी खत्म होने के बाद सभी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई जाने का फैसला करते हैं। प्रेम के एटीट्यूड के कारण आशिका पहले तो जाने से मना करती है, लेकिन सभी के इंसिस्ट करने के बाद वो आखिर मान जाती है और 5 दोस्त मिलकर मुंबई का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट मिलता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, जिसके साथ वे लोग कुछ बातें करते हैं और फ़ोटो भी खींचते हैं और मुंबई की तरफ आगे निकल जाते हैं। जाते जाते शाम हो जाती है और शाम से रात। रास्ता घने जंगल से होते हुए जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक किसी इंसान या जानवर का नामो निशान नहीं था। रास्ते में 2 लव बर्ड्स, आशिका और विवेक, रोमांस करने लगते हैं, जिसे देख प्रेम को जलन होती है और वो नशीला पदार्थ लेने लगता है। तभी उनके जीप के आगे एक ब्लैक एम्बेसडर कार आ जाती है और उनकी जीप का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। फिर खुद को संभालने के बाद सभी जीप से नीचे उतरते हैं, यह देखने के लिए कि वो ब्लैक एम्बेसडर कार कौन सी थी। लेकिन उस अंधेरी रात में और उस घने जंगल में उन्हें कुछ नहीं दिखता और वे लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया था, वो मुंबई 125 किलोमीटर के माइलस्टोन का स्पॉट था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको बीच रास्ते में एक बेबी स्ट्रोलर दिखा, जो अजीब था, क्योंकि ऐसे भयानक और वीरान जंगल में कोई एक बच्चे के स्ट्रोलर को यूं रास्ते के बीच क्यों छोड़ देगा भला। तो प्रेम जीप से उतरकर उस स्ट्रोलर को रास्ते के बीच से हटा देता है, और जब वो वापस जीप में आता है तो वो स्ट्रोलर खुद ब खुद वापस रास्ते के बीच चला आता है। ये देख ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे जाने से मना कर रही हो। इससे वे लोग डर जाते हैं, लेकिन प्रेम उस स्ट्रोलर को जीप से धक्का देकर आगे निकल जाता है। मतलब रात को सुनसान रास्ते में कोई अगर ऐसा होते हुए देखे तो उसकी तो जान हथेली पर आ जाती है, और ये लोग उसे धक्का देकर आगे निकल जाते हैं। कमाल की डेयरिंग है भाई। खैर, तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक घायल व्यक्ति दिखता है जो लहूलुहान था।
वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था और डरते डरते उन्हें आगे जाने से मना करता है और घर वापस जाने को कहता है। उन लोगों को उस व्यक्ति की बातें समझ में नहीं आती। फिर वे लोग डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को उस पुलिस वाले के पास पहुंचा देंगे, लेकिन जीप में एक्स्ट्रा जगह नहीं थी, तो दिया और जैक्स वहीं रुकते हैं और प्रेम, विवेक और आशिका उस व्यक्ति को लेकर वापस उस पुलिस वाले के पास जाने लगते हैं। उस पुलिस चेक पोस्ट के पास जाके वे लोग देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और चारों तरफ खून ही खून है, जिसे देख प्रेम और विवेक परेशान हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम दिया और जैक्स को देखते हैं, जो उस जंगल के अंदर जाकर एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। जैक्स दिया को प्रपोज करता है। दिया भी जैक्स को पसंद करती थी, जिस कारण और दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें उस जंगल के बीच एक कुएं से भयानक आवाज़ सुनाई देती है, तो जैक्स उसे चेक करने जाता है और हम एक डिमोनिक हाथ को देख पाते हैं। वो आत्मा उन पर हमला कर पाती कि तभी विवेक आकर उन्हें वहाँ से ले जाता है। जीप के पास वापस आकर वे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब उस व्यक्ति का क्या करें, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत घायल था, तो वे लोग उसे इस जंगल में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते और जीप में किसी एक्स्ट्रा पर्सन के लिए जगह भी नहीं है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के दौरान हम देख पाते हैं कि वह व्यक्ति इतना दहशत में था कि वह एक ट्रांस स्टेट में शांत बैठा हुआ था, जैसे आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ लेना देना ही नहीं है। खैर, तो वे लोग इस बात पर सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी उन्हें एक ब्लैक एम्बेसडर कार आती हुई दिखती है, तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को उस कार में बैठा देंगे। तो वे लोग उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वह कार नहीं रुकती और थोड़ी दूर जाकर उस पुलिस वाले को बाहर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। वे लोग जाकर देखते हैं कि उस पुलिस वाले को बेरहमी से मार डाला गया है, जिसे देख सभी बहुत डर जाते हैं और वापस आकर देखते हैं कि वह व्यक्ति भी गायब हो गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों। तभी उन्हें उन घने जंगल में से उस व्यक्ति की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जिसे सुन के वे लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वे लोग यह नोटिस करते हैं कि इतना सफ़र तय करने के बाद भी वे लोग घूमकर मुंबई 125 किलोमीटर के माइलस्टोन पर वापस आ गए हैं, जिसका मतलब था कि वे लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे। तभी प्रेम बताता है कि उनकी जीप में अब पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं बची है। इससे सभी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं और हम उस आत्मा को देख पाते हैं जो एक पेड़ के ऊपर से उन्हें ही देख रही थी, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। कुछ देर बाद प्रेम को जंगल में सफ़ेद ड्रेस में एक औरत दिखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और जीप को रोक देता है और अपने दोस्तों को उस औरत के बारे में बताता है। वे लोग कुछ समझ पाते कि तभी वो औरत उनके जीप के पास आ जाती है, जो घायल थी। अब तक वे लोग बहुत परेशान हो गए थे, पहले वो व्यक्ति, फिर वो पुलिस वाला और अब ये औरत। लेकिन तभी जैक्स देखता है कि पास ही में एक हॉस्पिटल है, तो इस बार विवेक और प्रेम वहीं रुक जाते हैं और आशिका, दिया और जैक्स उस औरत को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। वो औरत थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की थी। पूरे रास्ते वो कोई बात नहीं करती और चुपचाप सभी को घूरती रहती है। खैर, तो हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में आशिका और दिया को एक आउटपोस्ट दिखता है, तो वे लोग चेक करने वहाँ जाते हैं ताकि अगर कोई ऑफिसर उन्हें मिल जाए तो वे लोग उस औरत को उन्हें सौंप के वापस अपने दोस्तों के पास लौट जाएंगे। लेकिन वो आउटपोस्ट एकदम खंडहर जैसा था, किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक्स उस औरत के पास बैठा हुआ था, जो उस औरत के गोद में बच्चे के बारे में पूछता है। तो वो औरत एक डिमोनिक आवाज़ में कहती है, यह मर चुकी है, और देखते ही देखते वो एक भयानक रूप ले लेती है और जैक्स पर हमला कर देती है। जैक्स की चीख सुनकर आशिका और दिया जीप के पास जाते हैं, लेकिन जैक्स और वो औरत वहाँ नहीं होते। ये देख वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं और जीप को वापस विवेक और प्रेम के पास ले जाते हैं। आशिका और दिया की बात सुनकर विवेक और प्रेम परेशान हो जाते हैं और वे चारों उसी वक्त उस आउटपोस्ट के लिए जाने लगते हैं। तभी वो ब्लैक एम्बेसडर कार वहाँ से गुजरता है, जिसके पीछे की सीट में उन्हें जैक्स दिखता है, जो मदद के लिए उन्हें पुकार रहा था। ये देख वे लोग जीप से उस कार का पीछा करते हैं, लेकिन वो कार अंधेरे में ओझल हो जाती है और तभी कोई उनके जीप के नीचे आ जाता है। और जब वे लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि जैक्स होता है। जैक्स मर चुका था, जिसे देख वे लोग रोने लगते हैं और हम उस औरत की आत्मा को देख पाते हैं, जो मुंबई 125 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास खड़ी उन्हें ही देख रही थी, जिसका मतलब ये कि वे अभी भी उसी माइलस्टोन के लूप में फंसे हुए हैं। और सीन यहीं कट हो जाता है। इस घटना के बाद वे लोग जैक्स की लाश को जीप की डिक्की में रखकर आगे निकल जाते हैं
और हम देख पाते हैं कि जीप तो सीधे ही जा रही थी, लेकिन हर बार उनकी जीप उसी मुंबई 125 किलोमीटर के माइलस्टोन को ही क्रॉस कर रही थी। थोड़ी देर बाद विवेक और प्रेम तय करते हैं कि वे दोनों किसी दूसरे रास्ते की तलाश में निकलेंगे और आशिका और दिया जीप में ही उनका इंतज़ार करेंगे। रास्ता ढूंढते वक्त आशिका को लेकर विवेक और प्रेम में झगड़ा होता है और तभी आशिका और दिया को गोली की आवाज़ सुनाई देती है। तो आशिका को लगता है कि प्रेम ने आशिका को पाने के लिए विवेक को मार दिया है। तभी प्रेम उनके सामने आता है और बताता है कि वे दोनों रास्ता भटक गए थे और उसी दौरान विवेक जंगल में कहीं खो गया। दूसरी तरफ हम विवेक को देखते हैं जो रास्ता भटक गया है और यही सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। विवेक को वही सफ़ेद ड्रेस वाली औरत दिखती है जो उसे उसी आउटपोस्ट में लेकर जाती है और उस पर हमला करके हवा में उठा देती है और पेड़ की एक टहनी से उसे मार देती है। विवेक की चीख सुनकर सभी वहां आ जाते हैं, लेकिन विवेक वहां नहीं होता और तभी उन्हें वो ब्लैक एम्बेसडर कार आता हुआ दिखता है जिसके पिछले सीट में उन्हें विवेक दिखता है और वो कार थोड़ी दूर जाकर विवेक को कार से बाहर गिरा देता है और विवेक अपने दोस्तों के सामने अपना दम तोड़ देता है। हताश और बेबस होकर वे लोग विवेक को भी जैक्स की लाश के साथ डिक्की में रखकर जीप में बाकी बचे रिजर्व्ड पेट्रोल के साथ आगे निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनके जीप का रिजर्व्ड पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। इतना कुछ देखने के बाद और अपने दो दोस्तों को खोने के बाद दिया समझ गई थी कि वे लोग इस टाइम लूप में तब तक रहेंगे जब तक कि न वे सभी मर जाएंगे, और ये सोच कर दिया पागल हो जाती है और कहती हैं कि वे सभी मरने वाले हैं और जीप से उतरकर जंगल की तरफ भागती है। प्रेम और आशिका उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दिया उस घने जंगल में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें वही ब्लैक एम्बेसडर कार फिर से दिखती है जिसमें से दिया लहूलुहान बाहर गिरती है और उनके सामने वो भी अपना दम तोड़ देती है। अपने सभी दोस्तों को खोकर प्रेम बौखला जाता है और उस ब्लैक एम्बेसडर कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस कार पर कोई असर नहीं होता। यह देख प्रेम गुस्से में जंगल की तरफ जाने लगता है तो आशिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उसे धक्का देकर जंगल के अंदर चला जाता है और आशिका एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जंगल के अंदर जाते जाते प्रेम एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है जहां वो अपने मरे हुए दोस्तों के आत्माओं को देखता है जो देखते ही देखते उस पर हमला कर देते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम आशिका को देखते हैं जो तब तक होश में आ चुकी थी और प्रेम को खोजने जंगल के अंदर चली जाती है। प्रेम को खोजते खोजते आशिका उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां प्रेम नहीं होता। तभी आशिका उस औरत को वहां देखती है जिसे देख वो बहुत डर जाती है और भागकर वापस जीप के पास आ जाती है। तभी वही ब्लैक एम्बेसडर कार उसके पास आती है, लेकिन उसे नहीं मारती और यह सीन यहीं कट होकर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। हॉस्पिटल में आशिका उस आत्मा का स्केच बनाती है जिसके वजह से उसने अपने सभी दोस्तों को खोया था। वो स्केच देख एक नर्स उसे बताती है कि इस औरत का नाम पूनम है जिसके बच्चे की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। ये सुनकर आशिका के मन में इस राज का पता लगाने की आशा जगी कि क्यों उस आत्मा ने उन पर हमला किया और सभी को मार दिया और सिर्फ उसे ही छोड़ दिया। फिर रात को आशिका चुपके से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जाकर पूनम के फाइल से उसका एड्रेस निकाल लेती है और उसी वक्त पूनम के घर की तरफ निकल जाती है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। आशिका के उस घर के कंपाउंड में कदम रखते ही गार्डन का झूला अपने आप झूलने लगता है, जिसका मतलब था कि वो आत्मा वहीं मौजूद है। लेकिन आशिका फिर भी हिम्मत करके घर के अंदर चली जाती है जहां उसे वही व्यक्ति एक कोने में छुपा हुआ दिखता है जो उन्हें उस रात सफ़र के दौरान मिला था। वह व्यक्ति बहुत डरा सहमा सा था और आशिका को यहाँ से भाग जाने को कहता है। आशिका कुछ समझ पाती कि तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। उस बूढ़ी औरत को अचानक अपने सामने देख आशिका डर जाती है तो वो औरत बताती है कि वो इस घर में अकेली रहती है, और जब आशिका पूनम के बारे में उससे पूछती है तो वो औरत बताती है कि पूनम उसकी बहू थी जो अब मर चुकी है। ये सुन के आशिका को यकीन हो जाता है कि जो औरत उन्हें उस रात को मिली थी वो पूनम की ही आत्मा थी। आशिका रोने लगती है और बताती है कि पूनम ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया है, यहाँ तक कि उसके कोख में पल रहे बच्चे के पिता विवेक को भी मार डाला, सिर्फ उसे छोड़ दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पूनम ने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वो बूढ़ी औरत आशिका को पूनम के बारे में बताती है। और दोस्तों, यहाँ हमें इस कहानी की असलियत के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 7 साल पहले पूनम की शादी इस बूढ़ी औरत के बेटे से हुई थी। पूनम एक अग्रेसिव टाइप की लड़की थी और अपने बच्चे के लिए बहुत जुनूनी थी,
लेकिन उनका बेटा अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि पूनम को वक्त ही नहीं दे पाता था। इस तरह काफ़ी साल बीत गए और पूनम के लिए बच्चा पाने का पागलपन जुनून में कब बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। एक रात पूनम ने अपना आपा खो दिया और अपने हस्बैंड को नपुंसक कहकर उकसाया, जिसे सुनकर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और अंत में दोनों करीब आ गए। और कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है, जिससे उनके घर में चारों तरफ खुशियां छा गईं। लेकिन डिलीवरी के बाद पूनम अपने बच्ची के लिए इतनी पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड थी कि वो साइको टाइप की बन गई थी। जब उनके घर में काम करने वाली मेड ने कहा कि हमारी प्यारी बच्ची बहुत सुंदर है और यह कह के तारीफ़ करने लगी, तो पूनम उस पर भड़क गई और गुस्से से कहा कि यह हमारी बच्ची नहीं, यह सिर्फ मेरी बच्ची है, और मेड को थप्पड़ मार दिया। पूनम की ऐसी हरकतों को देख उनके फैमिली डॉक्टर ने बताया पूनम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्हें मुंबई के एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी। तो उनका बेटा पूनम को मुंबई लेकर जाता है और ट्रीटमेंट के बाद 31 दिसंबर की रात को वे लोग मुंबई से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी ब्लैक एम्बेसडर कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सभी मारे गए। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। पूनम की कहानी सुनकर आशिका को सब कुछ समझ में आ जाता है। उनकी जीप का एक्सीडेंट जिस कार से होते होते बच गई थी, वो पूनम की ब्लैक एम्बेसडर कार थी, जिसमें पूनम उसकी बच्ची मारे गए, लेकिन अंधेरा होने का कारण वे लोग उन्हें देख नहीं पाए। और तब से पूनम की आत्मा अपनी बच्ची की मौत का बदला ले रही है और इसीलिए वह सभी को एक एक करके बेरहमी से मार रही है। पूनम का पति उस एक्सीडेंट में बच गया था और वो उन सभी को पूनम की आत्मा से बचाने और आगाह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूनम की आत्मा ने उसे भी मार दिया। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि आशिका सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसकी रक्षा कर रहा है और इसीलिए पूनम चाहते हुए भी उसे नहीं मार पाई। मतलब जब तक यह बच्चा आशिका के पास है, पूनम की आत्मा सिर्फ उसे डरा सकती है, लेकिन उसे मार नहीं सकती। जिसे सुनकर आशिका को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसके प्यार और अपने दोस्तों को खोने का गम भी उसे हो रही थी। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स का ट्विस्ट तो तब आता है जब आशिका को उसकी माँ का कॉल आता है, जिसमें उसकी माँ बताती है कि उन्हें पता चल गया था कि आशिका शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है और जब उसके बच्चे का पिता भी मारा गया तो उन्होंने उसका अबॉर्शन करा दिया है। यह सुनकर आशिका के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और तभी पूनम की आत्मा उसके सामने आ जाती है और आशिका का सर काट के उसे भी मार देती है और इस तरह पूनम की आत्मा अपनी बच्ची के कातिलों से बदला ले लेती है और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए अब हम इस फिल्म के कुछ थियरीज़, पॉइंट्स और सवालों पर डिस्कस करते हैं। इस मूवी में बहुत से हिडन फैक्ट्स और मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म में दिखाए गए लव ट्रायंगल के बारे में। इस फिल्म में प्रेजेंट टाइम के प्यार के दो पहलू को दिखाया गया है, जहां एक तरफ है प्रेम का प्रेम, मेरा मतलब है प्रेम का प्यार, जिसमें चाहत से ज़्यादा आशिका को हासिल करने का जुनून है, और दूसरी तरफ है विवेक का प्यार, जिसमें सादगी है, वो अपने प्यार की परवाह करता है। दोनों का प्यार आशिका के लिए सच्चा था, लेकिन एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड या पति से प्यार और सादगी चाहती है, जिसमें वो उसे केयर और स्पेस दे। अपने प्यार के लिए पॉजेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। पॉजेसिवनेस तब तक ठीक लगता है जब तक कि वो केयर करने तक सीमित रहे, और जब वही पॉजेसिवनेस किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस पैदा करने लगे, तब वो उस इंसान के लिए एक कैद बन जाता है, और कोई भी इंसान कैद में नहीं रहना चाहता। दूसरा पॉइंट है दोस्ती का। इस फिल्म में दिखाया और बताया गया है कि सच्चा दोस्त और उसकी दोस्ती उसे कहते हैं, जिसमें चाहे कोई भी मुश्किल आए, हमें अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए। इनको पता चल गया था कि कोई आत्मा इन सबको मार रही है, लेकिन फिर भी वे लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और जब भी कोई मुसीबत आई तो वे लोग वहाँ से बचकर भागने के बजाय अपने दोस्त की मदद के लिए और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, यह जानते हुए भी कि वो आत्मा उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है और वो उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हमारा दोस्त गलत रास्ते पर है तो यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे रोकें और उसकी गलती को सुधारें। जैसे प्रेम नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था, जो उनके और किसी और के लिए जानलेवा हो सकता था। उस वक्त प्रेम के बाकी दोस्तों का फ़र्ज़ था कि कोई और ड्राइविंग करे, और अगर ऐसा होता तो उनसे यह एक्सीडेंट नहीं होता और वे सभी ज़िंदा रहते। और वैसे भी लाइफ हमें दूसरा मौका नहीं देती। लास्ट में हम बात करते हैं उस बूढ़ी औरत की, जिसने आशिका को पूनम की कहानी सुनाई थी और घर के अंदर चली गई। लेकिन जब पूनम ने आशिका पर हमला किया और आशिका दर्द से चिल्लाने लगी, तब वो बूढ़ी औरत बाहर उसकी मदद के लिए नहीं आई,
क्योंकि शायद वो बूढ़ी औरत अपने पूरे परिवार को खोने के गम में मर गई थी और उसकी आत्मा उसके घर में भटक रही थी और अब तक आशिका के साथ उसकी आत्मा बात कर रही थी। यह मूवी एक सिंपल मूवी है जिसमें 5 दोस्त न्यू ईयर की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई के लिए निकलते हैं, जहां उनकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें एक पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है और एक माँ अपनी बच्ची के मौत का बदला लेने के लिए आत्मा बन जाती है और उन सभी को मार डालती है। ये मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है जिसमें जगह जगह आपको जंप स्केयर्स मिलेंगे। लेकिन इस फिल्म में आत्मा को ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। जिस तरह से आत्मा की एंट्री हुई थी, मुझे लग रहा था कि इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट भरपूर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।